हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। भाई लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन को देख के मुझे ऐसा लगा है कि आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को बहुत डेडिकेटली सॉल्व किया है। देखिए आज फिर उसी डेडिकेशन के साथ, उसी एंथुजियाज्म के साथ, उसी जोश के साथ आपको थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3 सवाल आ सकते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन डिफिकल्ट आने वाला है, दैट इज फॉर सर्टेन, और इसीलिए ये सीरीज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। जेई के क्वेश्चंस, नीट के क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स से कंबाइन होके, और आप जानते हैं कि फिजिक्स में भी ये टॉपिक होता है, बस साइन कन्वेंशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। खैर, इन सब को नज़र में रखते हुए टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम फिर से अपनी ए लेवल की तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक भाई, तो चलो फिर से क्या काम करना है, आपको अपने सामने एक स्टॉप वॉच रखनी है। जैसे ही क्वेश्चन देखोगे वीडियो को पॉज कर दोगे, आंसर निकालोगे। आंसर कोशिश करना कि 1 मिनट के अंदर निकल जाए, बिल्कुल 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लगे। तो क्या स्टार्ट करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द गिवन प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस। बिल्कुल नीट टाइप क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल नीट पैटर्न में जिससे पूछा जाता है वही क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है, आपको पूछ रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सही बात है। तो पहले करेंगे आपके पास अगर साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, अगर आपके पास साइक्लिक प्रोसेस होता है तो आप जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शंस बिकम्स व्हाट, जीरो। यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है। अगर डेल्टा यू की वैल्यू जीरो है तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर। यानी कि इन्वॉल्विंग आपको क्या निकालना है, डज नॉट, यानी कि ये तो करेक्ट है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर वही बात, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी की वैल्यू जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो तो आपका डेल्टा यू भी जीरो, यानी कि फिर से क्यू की वैल्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर आ जाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर देखिए कह रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसका मतलब डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू के बराबर। क्या डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर आता है, इन्होंने क्या लिखा है, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू के बराबर आता है। अरे नहीं, ओ नो, यही आपका रॉन्गली मैच्ड है। नेक्स्ट देखिए आइसोक्रोरिक प्रोसेस, अगर आइसोक्रोरिक प्रोसेस है तो डेल्टा वी की वैल्यू जीरो। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो वर्क डन जीरो। इसका मतलब डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के बराबर। अरे बात समझ में आती है भाई। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल चेंज व्हेन सिस्टम कंटेनिंग सॉल्यूशन 1 विल बिकम सॉल्यूशन 2। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है ये। एक्चुअली जो क्वेश्चन है, आप मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव से पूछा गया है। ये एक्सटेंसिव, ये सॉरी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ऑड वन आउट वैसे ही हो जाता। लेकिन करना कैसे है, आइए आपको मैं बताता हूँ। आपके पास 10 मोल सॉल्यूट एक्स है, 10 लीटर वाटर है, तो देखिए इसकी मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है, इसकी मोलैरिटी की वैल्यू है 10/10, यानी कि ये सॉल्यूशन कितना है, ये 1 मोलर का सॉल्यूशन है। कितना है, ये 1 मोलर का सॉल्यूशन है। उसने सॉल्यूशन 2 में कहा है कि आपने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 लिया, यानी कि आपने ये कितना लिया, आपने ये 1 मोलर लिया है, 1 मोलर 1 लीटर, ठीक है। तो यानी कि 1 × 1 आप मान सकते हैं। फिर आपने क्या किया, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एक्स लिया और 1 लीटर पानी लिया, तो यानी कि ये कितना हो गया, ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मोलर × 1 लीटर। और ये कितना आ जाएगा, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एक्स और 1 लीटर पानी, यानी कि ये भी 1 मोलर है और आपने इसका भी क्या लिया, 1 लीटर लिया। दोनों को ऐड किया, क्या किया आपने फिर, इज इक्वल्स टू M3V3, इज इक्वल्स टू व्हाट, M3V3। और यानी कि M3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगा 2/2, दैट इज फिर से 1 मोलर। ओ माय गॉड, यानी कि ये सॉल्यूशन भी 1 मोलर सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन चेंज नहीं हो रहा है, अभी भी 1 मोलर था और 1 मोलर है, तो मोलैरिटी इज नॉट चेंजिंग। व्हाट, मोलैरिटी इज नॉट चेंजिंग, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज, दैट इज इंटेंसिव है। क्या है ये, मोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब इसकी मोलर हीट कैपेसिटी भी चेंज नहीं होगी, ये डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, इसकी कंसंट्रेशन जो कि मोलैरिटी है ये भी चेंज नहीं होगी। क्या है ये, सारे के सारे ये आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। सेम सॉल्यूशन है, यानी कि ये आपकी इंटेंसिव है। लेकिन ये बात ठीक है कि गिव्स फ्री एनर्जी आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये एक अलग सिस्टम कंसिडर करेंगे, ये एक अलग सिस्टम कंसिडर करेंगे। अरे बात समझ में आती है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट, आपके पास 3 केसेस हैं, आराम से इसको पॉज कर दो और जूम कर लो। आपके पास 3 केसेस हैं और आपसे कहता है कि एन आइडियल गैस अंडरगोइंग साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए। साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या है आपके पास है बेटा, साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन।
you are given cyclic transformation starting from the point A and coming back to the same point by tracing the path A B C D A तक आप जा रहे हैं सारे के सारे प्रोसेस में as shown in the figure, choose the correct option। देखिए सवाल कितना बड़ा और कितना आसान, आपके पास सब में आप A B C D गए हैं, यहाँ पे भी आप A B C D गए हैं, यहाँ पे भी आप A B C D गए हैं। देखिए अगर आपके पास साइक्लिक प्रोसेस होता है, क्या अगर आपके पास साइक्लिक प्रोसेस होता है तो इसमें क्लोज्ड लूप में जो स्टेट फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन 0 आता है, दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी यू विल बी 0, दैट इज आपकी जो डेल्टा यू की वैल्यू होगी सब में वो क्या आएगी 0 के बराबर आनी चाहिए। किसके बराबर? 0 के बराबर आना चाहिए। और देखिए इसका मतलब क्योंकि डेल्टा यू सब में 0 है, इसका मतलब डेल्टा यू तीनों ही केसेस में क्या है? बराबर है। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए कि डेल्टा यू in case 1 is equals to delta u in case 2 is equals to delta u in case 3 which is equals to what? Which is equals to 0 actually। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिर्फ देखने में बड़ा था, सवाल कितना आसान। अरे बात समझ में आती है? ठीक है, अगर समझ में आती है तो आइए नेक्स्ट कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, आपके सामने 2 स्टेटमेंट गिवन है। कह रहा है कि व्हेन अ सिस्टम कंटेनिंग आइस इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इज हीटेड, heat is absorbed by the system and there is no change in the temperature of the system until whole ice gets melted। अरे तो ये लॉजिक वाली बात है, क्या दिमाग लगाना है इसमें। देखिए ये पहला स्टेटमेंट आपसे ये कहता है कि आपके पास एक सिस्टम है, क्या आपके पास एक सिस्टम है कुछ ऐसा, और इसके अंदर क्या रखा है? इसके अंदर एक H2O सॉलिड और एक H2O लिक्विड का इक्विलिब्रियम है। क्या है? एक H2O सॉलिड और H2O लिक्विड का इक्विलिब्रियम है। तो कह रहा है कि इज हीटेड, जब इस सॉल्यूशन को मैं हीट करूंगा, जब इस इक्विलिब्रियम को हीट करूंगा तो ऑब्वियसली ये हीट करने में कहां जाएगा? ये आगे की तरफ जाएगा। कैसा जाएगा? अगर मैं इसे हीट करता हूं तो ये रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी क्योंकि एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हाँ हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी सिस्टम में, एंड देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा। पहले जो भी हीट चेंज होगी उसका क्या होगा? इट विल ओवरकम द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसको ओवरकम करेगी? ये ओवरकम करेगी टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट विल ओवरकम, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इट विल फर्स्ट ओवरकम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ओवरकम करेगी और फिर टेम्परेचर बढ़ाएगी, यानी कि एकदम से टेम्परेचर आपका इंक्रीज नहीं होता है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट हो रही है, देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन ऑर्डर टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन आइस एंड द काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इज नॉट इंक्रीज एट मेल्टिंग पॉइंट। हाँ यही तो, अरे यार इसका तो रीजन भी सही है, ये तो असर्शन और रीजन हो गया, ये तो असर्शन और रीजन हो गया, यही तो बोलना चाह रहा है वो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, पहले उनको मैं ओवरकम कर रहा हूं, पहले उनको ब्रेक कर रहा हूं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से आपका सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन आइस एंड काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल इज नॉट इंक्रीजिंग। अभी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई है, अभी सिर्फ हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा है इतनी हीट देके। तो ये तो असर्शन और रीजन वाले में भी आ सकता है आपके उसमें। तो यहां पे स्टेटमेंट है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर ये क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन में आता है तो ये ऑप्शन नंबर 1 जाता है। ऑप्शन नंबर से समझ रहे हैं आप कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक बात है, चलिए आइए नेक्स्ट। कह रहा है पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स रिवर्सिबली। एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन आपके पास फ्रॉम 50 टू दिस मच एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। अरे भाई अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, बाकी इंफॉर्मेशन बाद में लिख लूंगा, डेल्टा टी की वैल्यू 0 है और डेल्टा यू की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि एक गैस एक्सपैंड हो रही है, देयर इज नो फेज चेंज। अगर फेज चेंज होता तो ऐसा नहीं कहता, पर एक्सपेंशन में मैं कह सकता हूं एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट, यानी कि Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू प्लस 208 जूल के बराबर है। क्या? Q की वैल्यू प्लस 208 जूल के बराबर है। द वैल्यू ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस विल बी, अरे डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है, और Q की वैल्यू तो मैंने निकाल दी है, और W की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आ जाएगी माइनस Q के बराबर, दैट इज माइनस 208 जूल के बराबर। कितना आसान क्वेश्चन है ये, क्या सवाल पूछ रहे हैं भाई? यानी कि Q की वैल्यू प्लस 208 और वर्क डन की वैल्यू कितनी? माइनस 208 जूल के बराबर। सही बात। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल, ये इथेनॉल का कंबशन आपके सामने गिवन है और रिएक्शन भी मुझे बैलेंस्ड ही लग रही है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज दिस मच।
बॉम्ब कैलोरीमीटर में इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है, अज्यूमिंग आइडियलिटी द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द रिएक्शन विल बी। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये कंबशन ही हुआ है, क्या हुआ है, हाँ तो क्या हुआ, ये कंबशन ही हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि ये वैल्यू किस चीज की दे रखी है। ये कह रहा है कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस मेजर्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर है। बेटा बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रोड्यूस होती है। दिस इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। दिस इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज आपको वॉल्यूम, दैट इज आपको क्यूवी। क्यूवी की वैल्यू दे रखी है, क्या क्यूवी की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1364.47 किलो जूल पर मोल के बराबर। ये आपको किसकी क्यूवी की वैल्यू दे रखी है। और मुझे पता है कि सर क्यूवी की वैल्यू ही डेल्टा एच के बराबर होती है, जो कि बिल्कुल सेम, डेल्टा एच नहीं, डेल्टा यू के बराबर होती है, जो कि इतनी ही हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो अब मुझसे डेल्टा एच पूछ रहा है, कंबशन यानी कि डेल्टा एच पूछ रहा है, एक मोल कितना कंबशन करेगा। हमारे भाई क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अरे बिल्कुल सही बात। अब जिन बच्चों ने पहले पढ़ा ही है ये चीज़, वो जानते हैं कि अगर डेल्टा एच और डेल्टा यू का ऐसे ही रिलेशनशिप होता है, ये वैल्यू भी किलो जूल में है, ये वैल्यू भी किलो जूल में है, तो ये वैल्यू आसपास होती है एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा आसपास होती है ये एक दूसरे के, क्योंकि डेल्टा एन जी आर टी बहुत छोटी वैल्यू होने वाली है। कैसे, आइए देखते हैं। डेल्टा यू की वैल्यू है 1364.47 किलो जूल के बराबर। डेल्टा एन जी, एक बार डेल्टा एन जी अगर आप देखेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा -1 के बराबर। तो इसके लिए डेल्टा एन जी कितना है, ये है -1 के बराबर। तो आप लिखेंगे इट इज माइनस एक चीज इसमें देखना है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस मतलब हीट रिलीज हो रही है। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन जरूर लगाइएगा, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे बिल्कुल आना चाहिए, एक नेगेटिव साइन यहाँ पे जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि हीट इवॉल्व है ये। ठीक है, दिस इज हीट इवॉल्व। तो माइनस ये हो जाएगा कितना, डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.314, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, और टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298। ध्यान रखना ये आंसर जूल में आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखिएगा कि ये इस वैल्यू से और वैल्यू थोड़ी सी नेगेटिव, यानी कि इससे थोड़ा सा जो ज़्यादा ही मेरा आंसर बनना चाहिए, और आपको ऐसा एक ही ऑप्शन में नजर आएगा। वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो कि थोड़ा सा और नेगेटिव इसे कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका। आइए नेक्स्ट। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, एक बार देख लीजिए, अच्छे से सॉल्व करना है सबको। कह रहा है कंसिडर द रिवर्सिबल, आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है। क्या, आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, एक्सपेंशन इनफैक्ट ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज सिस्टम एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। आपके पास 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स भी हैं, T1 एंड T2। कह रहा है द करेक्ट ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन इन द फाइनल वॉल्यूम इज, फाइनल वॉल्यूम n इज। ठीक है, देखिए फाइनल वॉल्यूम n v होना चाहिए ना, इससे फाइनल वॉल्यूम v। ठीक है, एनीवे जो भी है। देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, जेईई 2019 का क्वेश्चन है। पहले मैं सबसे पहले वर्क डन की वैल्यू लिखूं, किसके लिए, वर्क डन की वैल्यू लिखूं एक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। क्या होता है, इट इज -2.303 nRT log, अच्छा ln के टर्म्स में दिया है, तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं -nRT ln v2/v1 के बराबर। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए इसको खोलें एक बार, ये क्या हो जाएगा, -nRT ln v2 माइनस, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस पूरा। अच्छा एक सेकेंड, आपको देखिए यहाँ पे वर्क डन का मैग्नीट्यूड दे रखा है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वर्क डन का मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो एक काम करो, इसको पहले ऐसे लिख दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल्स टू nRT ln v2/v1। सेम ही बात है, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है तो ऐसे कर दिया। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका nRT ln v2 माइनस nRT ln v1, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन के बराबर। अब देखिए कह रहा है कि करेक्ट डिपिक्शन ग्राफ ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन द फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम यानी कि ये v की बात कर रहा है, ये आपका फाइनल वॉल्यूम है, v2 इज योर फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं से कंपेयर कर सकता हूँ किससे, w इज इक्वल्स टू कितना, ऐसे कर देते हैं इसको, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर लेते हैं।
तो देखिए एक चीज बताइए, यहां पे जो स्लोप है, स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्लोप डिपेंड करेगा एन आर और डायरेक्टली एन आर टी के ऊपर, यानी कि एन आर टी ही मेरा स्लोप है, एन आर टी, और दोनों सेम ही है, बस टेम्परेचर का फर्क है, यानी कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, सही बात है। और जो आपका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कैसा है? इंटरसेप्ट नेगेटिव है। देखिए अब n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, r की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, t की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, इसका मतलब जो इंटरसेप्ट नेगेटिव है वो किसकी वजह से है? ये ln v1 नेगेटिव होता है, यानी कि ln v1 क्या हो जाएगा मेरा? ये वैल्यू मेरी नेगेटिव होनी चाहिए। तो कुल मिला के आपको पता है स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और मुझे एक और चीज गिवन है कि T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी कि स्लोप ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1, यानी कि जो दूसरा वाला स्लोप है वो ज्यादा होना चाहिए, T2 का स्लोप ज्यादा होना चाहिए T1 से। ऐसा कहाँ का है? पहले ऑप्शन में ज्यादा स्लोप है, दूसरे में ज्यादा स्लोप है T2 का, तीसरे में भी ज्यादा है, और तीसरे में भी ज्यादा, और चौथे में भी ज्यादा है, अच्छा सब में ही ज्यादा है। तो ठीक है, स्लोप से मेरा आंसर नहीं निकल रहा है, आंसर निकलेगा इंटरसेप्ट, यानी कि नेगेटिव इंटरसेप्ट आपके पास होना चाहिए। पहले में देखेंगे आप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों जीरो पे जा रहे हैं, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी एक इंटरसेप्ट पॉजिटिव पे जा रहा है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये देखिए एक क्या जा रहा है? ये नेगेटिव जा रहा है, और एक जीरो के पास से गुजर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही है जो मेरा आंसर बन सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यही मेरा आंसर बन सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अरे बिल्कुल सही बात है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आइए नेक्स्ट, कह रहा है 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 बार एंड 298 केल्विन एक्सपेंडेड इनटू द वैक्यूम। अरे एक्सपेंडेड इनटू द वैक्यूम, वर्क डन पूछ रहा होगा। अरे आपको पता है भाई, आपको ये कुछ भी नहीं दिया है, टेम्परेचर और ये दिया है एक्सपेंडेड इनटू द वैक्यूम, तो ऑब्वियसली बात है कि वर्क डन कितना होता है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है, तो वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन विल बी जीरो। बिल्कुल आसान, फ्री के नंबर, दिस इज फ्री के मार्क्स। आइए नेक्स्ट, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। देखिए फ्री एक्सपेंशन, मैं आपको एक बार यहां पे लॉजिक बता दूं कि अगर आपको लिखा है कि सिर्फ फ्री एक्सपेंशन आपका होना है, फ्री एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है वर्क डन इन वैक्यूम, वर्क डन वैक्यूम में, वर्क डन किसमें? वैक्यूम में। तो बेटा एक चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। क्या आती है? वर्क डन की वैल्यू जीरो आती है, और क्योंकि वर्क डन की वैल्यू जीरो आती है तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाता है? क्यू के बराबर। तो अगर आपको सिर्फ इतनी वैल्यूज दी है तो आपका सिर्फ यही आंसर जाएगा, लेकिन अगर उसने इसके आगे एक और कंडीशन लगा दी, इसके अगर आप एक और कंडीशन लगा दी, पहली कंडीशन वो लगाता है एडियाबैटिक, जैसे उसने इस क्वेश्चन में लगाई है। अगर वो कह दे कि आपके पास एडियाबैटिक कंडीशन है तो ऑब्वियसली बात है बेटा क्यू भी जीरो हो जाएगा और फिर डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा, और वर्क डन तो जीरो था ही था। अगर वो कह दे आइसोथर्मल, अगर वो कह दे क्या? आइसोथर्मल, तो याद रखिएगा आपका डेल्टा टी भी जीरो, डेल्टा टी जीरो तो आपका डेल्टा यू भी जीरो, एंड देन अगेन फिर से क्यू भी जीरो, और दोनों में वर्क डन तो जीरो है ही है, वर्क डन तो जीरो पहले से ही था। ठीक है, तो यानी कि ये कैसी कंडीशन है? ये एडियाबैटिक की कंडीशन है, तो एवरीथिंग विल बी जीरो। क्या? एवरीथिंग विल बी जीरो। आइए नेक्स्ट, कहता है देखिए देयर आर 2 वेसल्स ए एंड बी कनेक्टेड वाया स्टॉप कॉर्क। आपके पास एक स्टॉप कॉर्क से आपके पास 2 वेसल्स कनेक्टेड है, सही बात है। फिर कहता है द वेसल ए इज फिल्ड विद अ गैस एट सर्टेन प्रेशर। आपने ए को किसी प्रेशर के ताजे से फिल कर दिया है। द एंटायर असेंबली इज इमर्स्ड इन वाटर। ध्यान रखिएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ किसको भरा है? आपने सिर्फ और सिर्फ ए को गैस के साथ भरा है, बी को आपने ऐसे ही रहने दिया। वो एम्प्टी वेसल है, वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट जैसा लग, मतलब वैक्यूम जैसे नहीं, मतलब वहां पे गैसेस ऐसे एक्सपैंड अभी नहीं हुई है। The entire assembly is immersed in water and is allowed to come to the thermal equilibrium in water। यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहाँ पे भी T टेम्परेचर है और अब अंदर भी क्या हो चुका है? ये T टेम्परेचर ही हो चुका है। आफ्टर ओपनिंग द स्टॉप कॉर्क, जैसे ही आपने इसको ओपन किया, द गैस फ्रॉम वेसल ए एक्सपैंड्स इनटू वेसल बी। एक्सपेंशन हो रहा है यहां से लेके यहां तक, बिल्कुल सही बात है। एंड नो चेंज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व, दैट इज आपका क्या है? डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो ही हो रही है। इज ऑब्जर्व्ड इन द थर्मोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहली चीज ये बोल रहा है, कह रहा है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अगर देखिए आपका डेल्टा टी जीरो है तो आपकी डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या है बेटा? जीरो है। क्या है? अगर आपका डेल्टा टी जीरो है वो डेल्टा यू भी जीरो है, इतनी बात करेक्ट है। और वो कह रहा है कि आपके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, अगर उसने कह दिया है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा,
कोई भी अगर हीट ट्रांसफर नहीं है तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, दैट इज एवरीथिंग विल बी जीरो, दैट इज ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। चौथा ऑप्शन कह रहा है द प्रेशर इन द वेसल बी बिफोर ओपनिंग द स्टॉप वर्क इज जीरो। अरे सही बात है भाई, यहां पे कुछ गैसेस है ही नहीं, सिंस देयर आर नो गैसेस। हाँ बिल्कुल ट्रू है, ये ट्रू क्यों है, बिकॉज देयर आर, बिकॉज मैं लिख देता हूं बिकॉज नो गैसेस इन बी, पहले बी में कोई भी गैसेस नहीं है तो प्रेशर कौन लगाने वाला है, कोई भी नहीं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 ही मेरा करेक्ट आंसर आना चाहिए। अरे क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर है आपके पास, सही बात है, ठीक है। तो वर्क डन आपको बताना है, यानी कि रिवर्सिबल, आइसोथर्मल वगैरह इन सब में। हाँ देखिए कैसे करते हैं इसको। अगर आपके पास आइसोथर्मल कंडीशन है, तो देखिए पहले एक्सपेंशन की बात हो रही है तो पहले एक्सपेंशन की ही बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन तो एक जैसा ही होता है, यानी कि वर्क डन चाहे आप एक्सपेंशन में बोलिए या है आप वर्क डन कंप्रेशन में बोलिए, एक ही बात है। तो एक्सपेंशन कहीं लिखा है वर्क डन रिवर्सिबल का, एक्सपेंशन का वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन, यानी कि ये दोनों तो सेम होने चाहिए। क्योंकि देखिए ये रिवर्सिबल का ग्राफ आता है, पीवी ग्राफ आइसोथर्मल, पीवी ग्राफ ये आइसोथर्मल है, तो चाहे आप एक्सपेंशन बोलिए चाहे आप कंप्रेशन बोलिए तो वर्क डन विल बी सेम, यानी कि ए और सी में वर्क डन सेम होना चाहिए। यानी कि एक ये ऑप्शन है आपके पास और एक ये ऑप्शन है। आइए इसके आगे अब बात करते हैं। अगर आपके पास हो रहा है क्या, अगर आपके पास हो रहा है एक्सपेंशन, मैं येलो से एक्सपेंशन को डिनोट कर रहा हूँ, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो इररिवर्सिबल एक्सपेंशन कैसे दिया जाता है, ये जो येलो वाली लाइन है ये है आपका वर्क डन इररिवर्सिबल। किसका है ये, वर्क डन इररिवर्सिबल, और ये छोटा होता है रिवर्सिबल से, यानी कि वर्क डन इररिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये छोटा होगा किससे, इससे, ए से और सी से ये छोटा होगा, तो ए विल बी लेस, नहीं बी विल बी लेस, नॉट ए तो सी के बराबर है, बी विल बी लेस। कौन सा ऑप्शन है, ये है बी विल बी लेस। अब देखिए वैसे तो आंसर आ गया मेरा, लेकिन देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका कंप्रेशन में, दिस इज वर्क डन इररिवर्सिबल, किस में, ये है मेरा कंप्रेशन में, दिस इज माय कंप्रेशन। ये एक्सपेंशन में था, कंप्रेशन में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा आइसोथर्मल में, यानी कि वर्क डन इन इररिवर्सिबल फॉर कंप्रेशन इन ए सिंगल स्टेप, ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर डी, हेंस ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। काफी बेहतरीन सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही अच्छा सवाल, और ये नॉलेज को टेस्ट करने वाला सवाल, आपकी ब्रेन जो आपकी रिटेंशन पावर है उसको भी टेस्ट करने वाला सवाल। आइए नेक्स्ट कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय गैस दैट अंडरगोस अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग द पाथ ए बी सी इज शोन इन द फिगर। और बताइए कि इसमें वर्क डन क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपको सिर्फ बताना है, मैग्नीट्यूड इसलिए सिर्फ बताना है क्योंकि इसमें कुछ डायरेक्शन मेंशन नहीं है, इसीलिए सिर्फ आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो आइए इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैंने दो पार्ट में इसे तोड़ दिया है। एरिया, फर्स्ट वाले का एरिया कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0 टू, ये आप देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग गलती कैसे होती है। आपको ये लग सकता है कि ये 0 0 है, नहीं, लेकिन ये 0 0 नहीं है, ये क्या है, ये 2 2 गिवन है, ये ओरिजिन पे क्या है, ये ओरिजिन पे 2 2 गिवन है, नॉट 0 0, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये 2 है, तो ये 8 से लेके 2 कितना है ये एरिया, ये 6 है, 6, ये 6 मीटर क्यूब, ये कितना है, ये 6 मीटर क्यूब, और इंटू ये ऊपर कितना 8 से लेके 6, फिर से कितना है ये 6 पास्कल है, ये 6 पास्कल। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस ये भी तो करना है, प्लस हाफ ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ कितनी है, ये है 4 की लेंथ, ये है कितनी 4 की, ये है 4। अब यूनिट छोड़ दीजिए, यूनिट से उन्होंने भी नहीं लिखा, हम भी नहीं लिखेंगे। और ये कितना है, ये है आपके 6 के बराबर, ये आपके 6 के बराबर। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 36 प्लस 2 12 प्लस 12 कितना हो गया, ये 48, दैट इज 48 के बराबर आपका मैग्नीट्यूड आना चाहिए। किसके बराबर, 48 के बराबर आपका मैग्नीट्यूड आना चाहिए। अरे क्या बात समझ में आती है बिल्कुल सबको, बिल्कुल नहीं, वेरी नाइस क्वेश्चन। उसने ओरिजिन को 0 0 नहीं माना, वेरी इंटरेस्टिंग। आइए नेक्स्ट कह रहा है कि द कंबशन ऑफ बेंजीन गिव्स CO2 एंड वाटर लिक्विड
गिवन द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज दिस मच, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए इसी टाइप का सवाल हमने अभी भी सॉल्व किया था अगर आपको याद होगा, लेकिन सवाल में उसमें इक्वेशन वगैरह सब कुछ दे रखी थी। इससे क्या पता चलता है भाई इस टाइप का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ गया इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कंबशन ऑफ बेंजीन क्या होता है, इस बेंजीन C6H6 प्लस आपके पास ये आपके पास लिक्विड प्लस आपके पास O2 गैस आपको आनी चाहिए रिएक्शन बनानी कंबशन की। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए 100% 100% आनी चाहिए। देखिए ये हो जाएगा क्या 6 के बराबर, और फिर आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ये 6 है तो ये कितना आ जाएगा 3 के बराबर। ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएंगे तो ये हो जाएंगे ऑक्सीजन आपके पास कितने 15 ऑक्सीजन, तो इट विल बी 15/2 के बराबर, कितना विल बी इक्वल्स टू 15/2। अच्छा नहीं किया हमने ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन किया लेकिन ये क्वेश्चन तो हमने नहीं किया। तो देखिए आपको क्या दिया है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि डेल्टा यू की वैल्यू आपको गिवन है। फिर से कितनी है ये -3263 अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो जूल के बराबर कुछ ऐसी वैल्यू है। फिर कह रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि डेल्टा एच आपसे पूछता है। डेल्टा एच क्या होता है, ये होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के बराबर। और ऑब्वियसली अगर वो हीट ऑफ कंबशन बोल रहा है तो 1 मोल के लिए ही वो कह रहा होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3264 प्लस डेल्टा एन जी। देखिए डेल्टा एन जी कितना है, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 7.5 यानी कि -1/2। कितना हो जाएगा ये -1/2 -3/2, 1.5 हो गया ना, 7.5 यानी कि -3/2। और आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू 8.3 गिवन ही है आपको, यानी कि आप 25/3 भी लिख सकते हैं। हाँ 25/3 लिख दो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। और टेम्परेचर कितना गिवन है आपको 298 के बराबर, टेम्परेचर इज गिवन दैट इज 298, और इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे 1000 से। अब देखिए पूरा वगैरह सॉल्व करने की जरूरत होती नहीं है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना पता है कि आंसर 3264 से थोड़ा सा नेगेटिव ही आने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 एंड इट इज डन। ऐसे ही सॉल्व करना होता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, फटाफट से पूरा सॉल्व करने की जरूरत आपको है ही नहीं, ठीक बात है। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है lattice enthalpy and lattice solution of NaCl are 788 kilojoule per mole and 4 kilojoule per mole respectively. The hydration enthalpy of NaCl is, देखिए क्या होता है डेल्टा एच सॉल्यूशन, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि क्या होता था, आपको M सॉलिड से M2+ एक्वस चाहिए होता था और यही आपकी डेल्टा एच सॉल्यूशन होता था, यही आपका डेल्टा एच सॉल्यूशन होता था। तो पहले क्या करते थे, आप इसका लैटिस को ब्रेक करते थे, यानी कि आप इसको M गैस और फिर और भी लैटिस भी ब्रेक करते थे, फिर इसका आयनाइजेशन भी करते थे एक्चुअली। फिर आप इसे M+ या फिर 2+ में ऐसे एक सेकेंड इसको ना ऐसे लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, एक्वस, ठीक है। तो यानी कि आप इसे M गैस में और फिर इसे आप ऐसे कन्वर्ट करते थे M गैस से यहाँ। तो इसको आप कहते थे कि पहले हमने लैटिस तोड़ा है, ये लैटिस एनर्जी है, फिर ये आपने क्या दिया है, कुछ ना कुछ हाइड्रेशन एनर्जी इसको दी है, इसी तरीके से कहते थे। इसका मतलब जो आपका डेल्टा एच सोल्यूशन होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी प्लस इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, दो का कॉम्बिनेशन है। तो आपसे हाइड्रेशन एंथैल्पी पूछा है, तो डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, सोल्यूशन की कितनी दे रखी है आपको, सोल्यूशन की दे रखी है लैटिस एंथैल्पी इतनी है, सोल्यूशन की है 4 किलो जूल पर मोल, तो दिस इज 4 किलो जूल, सिर्फ 4 ही लिखता हूँ, बार बार क्यों लिखना पड़े। और ये हो जाएगा कितना, माइनस लैटिस एनर्जी, माइनस लैटिस कितना है, दिस विल बी 788, दिस विल बी 788, तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा -784 किलो जूल पर मोल, -784 किलो जूल पर मोल। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि ये जो सॉलिड है क्या ये सॉल्युबल है वाटर में या नहीं है, तो मैं कहूँगा दिस इज लेस सॉल्युबल, दिस सिंस, मैं लिख दूंगा यहाँ पे सिंस, देखिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सिंस लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, तो इट इज लेस सॉल्युबल, इट इज लेस सॉल्युबल, ये कम सॉल्युबल होगा थोड़ा, ठीक है, इट इज लेस सॉल्युबल। सही बात है, बिल्कुल सही। अगर ठीक है तो आइए एक और क्वेश्चन हो जाए। कहता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर द एंथैल्पी ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं कंबशन, द एंथैल्पी ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कॉम्बिनेशन ही कंबशन आर एस गिवन, ये आपको दे रखी है इस तरीके से। कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज, इथेन का फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, 1 मोल इथेन बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इथेन लिख दीजिए, क्या होता है C2H6 होता है आपका इथेन, और कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका 2 कार्बन सॉलिड से, गैसियस होता है,
और ये बनेगा आपका किससे, आपका बनेगा ये 3H2 गैस से, यानी कि 2 कार्बन सॉलिड से और 3H2 गैस से आप पहले इसको बनाएंगे। फिर आपके पास एक रिएक्शन मिल चुकी है, तो आप इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन, आप बोलेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ C2H6 जो है ये किसके बराबर है, ये डेल्टा एच रिएक्शन के ही तो बराबर है, किसके, ये डेल्टा एच रिएक्शन के ही बराबर है। फिर किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन प्लस थ्राइस ऑफ डेल्टा एच कंबशन ऑफ H2 माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H6 के बराबर। कुछ ऐसी इक्वेशन आपकी आनी चाहिए, सही बात है। फिर देखिए आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ कार्बन की वैल्यू कितनी है, दिस इज -394 के बराबर, प्लस थ्राइस ऑफ किसका, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कितना है, ये आपके पास -286 के बराबर, -286 के बराबर, और माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ कितना, C2H6 के बराबर आप लिख देंगे, दैट इज -1560 के बराबर। अरे बात समझ में आती है। एक बार इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे, मैं इसे हवा में कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 800 से थोड़ा कम आएगा और ये भी 300 इंटू तो ये भी 800 के आसपास, यानी कि 8 8 16, नेगेटिव में ही कुछ आंसर आना चाहिए आसपास के। शायद ये आंसर -86 के बराबर आ रहा है, किसके बराबर, ये आंसर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा -86 किलो जूल पर मोल के बराबर। अरे बात समझ में आती है। अगर बात समझ में आती है तो आइए एक और सवाल हो जाए। कहता है कंसिडर द गिवन डेटा, आपके पास 2 डेटा गिवन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ये दोनों ही मुझे, हाँ ठीक है तो ये वैसे डेल्टा एच सोल्यूशन ही, आप इसे हाइड्रेशन भी कह सकते हैं, यानी कि एक नहीं गैस है तो हाइड्रेशन ही, सोल्यूशन ही आप इसे कहेंगे। तो कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। गैस जब वाटर में जाती है तो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, नहीं, ये हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, एंडोथर्मिक नहीं होती है, ये कैसी होती है, ये एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, ये एक्सोथर्मिक होती है, और दिख भी रहा है कि गैस पानी में डिसॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक है, गलत बात है। द हीट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, हाँ ये हीट ऑफ सॉल्यूशन ही है, सब में ये हीट ऑफ सॉल्यूशन ही है, और ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे ही तो डिपेंड कर रही है, यानी कि आपने कम वाटर डाला तो इतनी है, ज्यादा वाटर डाला तो इतनी है। एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल डिपेंड कर रही है। कह रहा है हीट ऑफ डाइल्यूशन फॉर HCl2 इज दिस मच, 3.78 के बराबर है। क्या ये 3.78, देखिए जब आप हीट ऑफ डाइल्यूशन HCl से यहां जाएंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये 3.78 के बराबर आएगी, नहीं, ये -3.78 के बराबर आएगी। कितनी, -3.78 के बराबर आएगी, देख के पता चल रहा है, ठीक है। कह रहा था हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बोथ A एंड B। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl सोल्यूशन, अरे नहीं भाई, ये तो स्टैंडर्ड स्टेट से बनता है, ये स्टैंडर्ड स्टेट थोड़ी है। एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट मेरा आ रहा है। ये हीट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेशन कहाँ से आती है, स्टैंडर्ड स्टेट से ही आती है, ठीक बात। तो आइए नेक्स्ट, कह रहे थे टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रही है कि टोटल एंथैल्पी चेंज कितना होगा। देखिए इसको क्या चलेंगे, लाइन वाइज चलेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास वाटर है लिक्विड, ये कहाँ पे है, ये दिस इज एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके साथ क्या होने वाला है, सबसे पहले ये वाटर एट 0 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये वाटर लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, फिर ये H2O सॉलिड जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ही होगा उसमें कन्वर्ट होगा, यानी आइस में कन्वर्ट होगा। और फिर ये H2O सॉलिड -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। ये फिजिक्स में आप ऐसे सवाल करते हैं, जनरली केमिस्ट्री में कम देखने को मिलता है, फिजिक्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए पहले मान लेते हैं इसकी एंथैल्पी कितनी है, डेल्टा H1, फिर एंथैल्पी है डेल्टा H2 और फिर एंथैल्पी है डेल्टा H3। तो ऑब्वियसली आपका जो डेल्टा H है टोटल एंथैल्पी, वो इन तीनों का समेशन होने वाला है। सही बात है, इन तीनों का समेशन होने वाला है। बात करूं डेल्टा H1 की, तो देखिए डेल्टा H1 क्या है, इट इज मोलर हीट कैपेसिटी। आप वाटर से वाटर में ही है, यानी कि सेम फेज में है, यानी कि लिक्विड का है, लिक्विड का मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि NCP डेल्टा T के बराबर। कितना, ये हो जाएगा आपका NCP डेल्टा T के बराबर, कुछ ऐसा होना चाहिए। सही बात। फिर आएगा, देखिए ये क्या, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, लिखा भी है, मैं लिख देता हूँ कि ये आपकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और ऑब्वियसली ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिक्विड से सॉलिड, फ्यूजन का मतलब वैसे सॉलिड से लिक्विड होता है, और आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितनी है, x है, तो मुझे इसका नेगेटिव लेना होगा। क्या लेना होगा, मुझे इसका नेगेटिव लेना होगा। फिर क्या है आपके पास,
फिर आपके पास है डेल्टा H3 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा NCP डेल्टा T के बराबर। लेकिन ऑब्वियसली ये आइस का है, ये आइस का है, और ये किसका है, ये वाटर का है, ये वाटर का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले n की वैल्यू, आपके पास 1 मोल वाटर है और Cp वाटर के लिए कितना गिवन है, Cp वाटर के लिए गिवन है y, यानी कि ये हो जाएगा y और इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, ये है 0 माइनस 10। कहाँ से, 0 माइनस 10, दैट इज इट इज इक्वल्स टू माइनस 10, 0 माइनस 10 कितना, यानी कि माइनस 10 के बराबर। प्लस डेल्टा एच फ्यूजन कितना है, ये है माइनस ऑफ एक्स प्लस Cp, आइस का कितना है भाई Cp, ये है आपके पास Z के बराबर, ये है Z के बराबर। और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, इट इज माइनस 10, फाइनल इज डेल्टा टी ना माइनस 10 माइनस 0, दैट इज ये भी कितना हो जाएगा, ये भी माइनस 10 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो ऐसा कुछ आंसर मेरा आ रहा है। बस एक चीज याद रखना, ये जो ये है ये सारे जूल में है, ये किलो जूल में है, ये किस में है, ये किलो जूल में है। तो ये कितना हो जाएगा, जूल में कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू 1000 के बराबर। तो ऐसा कुछ आपका आंसर आ रहा है। एक बार देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 10y माइनस 1000x और माइनस 10z के बराबर, माइनस 10z के बराबर। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए अगर मैं इसमें एक काम करूं, माइनस 10 को सब में कॉमन ले लूं तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा y प्लस एक्स और प्लस z के बराबर, और x के साथ 100 भी आ जाएगा, x के साथ आ जाएगा 100x प्लस z के बराबर। कोई ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, माइनस 10 कॉमन है, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, देखो माइनस 10 कॉमन है, 100x प्लस y प्लस z, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में आती है, बिल्कुल सिंपल था, बस इतना सोच लेना था, जैसे सोच लेते तो काम हो जाता। ठीक है, आइए नेक्स्ट। कह रहा है 500 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट फ्रॉम 0.5 मोल ऑफ आर्गन गैस एट 298 केल्विन एंड 1 atm। द फाइनल टेम्परेचर एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, आपके पास एज हीट एट, देखिए आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए ये जो आपको दे रखा है ना कि एटीएम है, आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर इज कांस्टेंट। तो इट इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी है, ये आपके पास 500 जूल है, यानी कि यही वैल्यू आपके पास डेल्टा एच की है, कितनी है, ये वैल्यू 500 जूल की है। और एक चीज तो मैं समझ पा रहा हूं, आपको डेल्टा यू की वैल्यू पूछी गई है, आपको पूछा गया है कि बताइए डेल्टा यू कितना होगा। ठीक है, देखिए इसके दो तरीके बताने के, अभी आपको बताता हूँ कैसे हुआ, लेकिन पहले उससे पहले एक चीज़ और पूछी गई कि फाइनल टेम्परेचर, जो T1 टेम्परेचर है, जो T1 टेम्परेचर है वो कितना है आपके पास, वो है आपके पास 298 केल्विन, ये है आपके पास 298 केल्विन। आपसे T2 पूछा गया है और आपसे और क्या दे रखा है, आपको मोल की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, हाफ मोल है। देखिए डेल्टा एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एच की जगह लिख सकता हूँ क्या, NCP डेल्टा T, यानी कि T2 माइनस T1 के बराबर इसे लिखा जा सकता है। डेल्टा एच इज गिवन टू यू दैट इज 500 जूल, एन की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे हाफ है हाफ, और सीपी देखिए आर्गन गैस है, आर्गन गैस के लिए सीपी यानी कि मोनो एटॉमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 5/2r के बराबर। इट इज इक्वल टू 5/2r, r यानी कि कितना हो जाएगा 25/3। सही बात है, T2 तो मुझे T2 ही रखना है, और T1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 298 के बराबर। एक बार इन सब की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ तो देखिए ये कितना हो जाएगा, आसान ही लग रही है इसकी कैलकुलेशन, ये 25 पंजे 100 और ये 25 100, ये हो जाएगा 4, तो इट इज़ 4 × 4 इज़ 8 और 8 3 24, यानी कि 24 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है T2 माइनस 298 के बराबर, 24 माइनस 298 के बराबर। सही किया, एक बार फिर से करके देखते हैं। 5/2r, ये सब जूल में चल रहा है, ये प्रेशर एटीएम में है, हाँ बिल्कुल ठीक है, आंसर मुझे केल्विन में चाहिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4 × 4 16, नहीं गलत किया था, 16 तिया 48, यानी कि 48 के बराबर। हाँ अब ठीक लग रहा है, 48 T2 माइनस 298 केल्विन के बराबर। और T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 298 प्लस 48, दैट इज़ कितना, ये आ जाएगा 346 केल्विन के बराबर, यानी कि 346 केल्विन। तो मेरा फाइनल टेम्परेचर आ गया। तो आंसर मेरा ऐसे ही आ गया, 346 348 लगभग हम सेम मान सकते हैं, तो आंसर तो ऐसे ही आ गया, ये आ गया आंसर। बट फिर भी अगर डेल्टा यू कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, हम बोलेंगे कि देखिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है क्या, देखो एक आसान सा तरीका, NCP डेल्टा टी है ना, और डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, ये होती है NCV डेल्टा टी। दोनों को डिवाइड करो, देखो क्या आ जाएगा, ये एक नया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। डेल्टा एच बाई डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी CP/CV। CP/CV क्या होता है, गामा, यही होता है गामा,
यानी कि डेल्टा एच अपॉन डेल्टा यू क्या हो जाएगा, गामा के बराबर। डेल्टा एच आपको गिवन है कितना, ये गिवन है आपको 500, डेल्टा यू आपको निकालना है और गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए कितनी होती है, होती है 5/3 के बराबर। और यहाँ से डेल्टा यू आप बोलेंगे सर कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 300 जूल के बराबर। कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 300 जूल के बराबर। अरे बात समझ में आती है, इंटरेस्टिंग लगा आपको ये चीज़, वेरी नाइस वेरी नाइस। आइए नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सिंग ऑफ वन मोलर बेस एंड वन मोलर एसिड लीड्स टू द लार्जेस्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए ये सवाल सिर्फ इसका नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन का आप बोल सकते हैं कि हाँ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का है, थोड़ा बहुत इसमें क्या बोलते हैं, हाँ मतलब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसमें ही है, हाँ इसी का ही है ये आपके पास एक वीक एसिड है, मुझे पता है कि लार्जेस्ट एनर्जी कहाँ पे निकलेगी भाई, एसिड और बेस है तो आपकी डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन मैक्सिमम कहाँ पे निकलता है, न्यूट्रलाइजेशन इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है कितनी, -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ये कहाँ पे निकलती है, ये निकलती है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। कहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। ऊपर वाला अगर आप केस देखेंगे, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक वीक एसिड है और ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें तो थोड़ी कम निकलेगी। ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और किसके इक्विवेलेंट निकलेगी, ये 20 ml के इक्विवेलेंट निकलेगी, 20 ml के इक्विवेलेंट एनर्जी निकलेगी, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। किसके इक्विवेलेंट निकलेगी, 20 ml के इक्विवेलेंट आपकी एनर्जी निकलेगी। तो ये तो आंसर हो सकता है। ये आपका फिर से एक वीक एसिड आ गया, तो ये मुझे नहीं देखना है। फिर देखिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, और इस टाइम पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, और 30 ml के इक्विवेलेंट आपकी एनर्जी निकलेगी। कितनी, 30 ml के इक्विवेलेंट आपकी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑब्वियसली फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, करने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, लेकिन यहां पे जरूरत उसकी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो आइए नेक्स्ट सवाल कह रहा है एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। कह रहा है हीट रिलीज इन दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। जो भी इससे हीट रिलीज हो रही है उसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, इफ मोलर हीट कैपेसिटी आपको किसकी दे रखी है, एल्यूमिनियम की 24 जूल पर मोल पर केल्विन, द टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीजेस बाय, कितने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो देखिए काफी सिंपल, हीट रिलीज इज यूज्ड, आइसोथर्मल है क्या, हाँ देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, यानी कि क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -W के बराबर। और आइसोथर्मल, और इसने एक चीज और कही है कि किसके, ये आपको किससे आप रिलेट कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी से, यानी कि ये हो जाएगा आपका NCm डेल्टा टी के बराबर। NCm डेल्टा टी, आपको डेल्टा टी की वैल्यू बतानी है, तो पहले आपको कुछ तो निकालना होगा। क्यू की वैल्यू तो आपके पास नहीं है, पर आप वर्क डन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी कितनी, लिखा है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, हाँ लिखा है देखिए अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि कैसा है, ये इरिवर्सिबल वर्क डन है। कैसा है, ये एक इरिवर्सिबल वर्क डन है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वर्क डन की वैल्यू -P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1, यूनिट के साथ लिखिए, देखिए आंसर आ जाएगा -P एक्सटर्नल। प्रेशर कितना आपके पास, प्रेशर आपके पास 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब, यानी कि ये आ जाएगा 4 मीटर क्यूब के बराबर। तो ये आ जाएगा कितना, -16 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है, अरे भाई न्यूटन मीटर ही तो जूल होता है, जूल, न्यूटन मीटर ही तो जूल होता है। तो कितना आ गया आंसर, -16 जूल के बराबर। तो देखिए वर्क डन, यानी कि माइनस वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, अगर वर्क डन की वैल्यू कितनी है -16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वर्क डन की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी +16 के बराबर। तो दिस विल बी +16 जूल, मैं सीधा लिख देता हूँ 16 जूल विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, कितने दे रखे हैं, 1 मोल दे रखा है, 1 मोल। मोलर हीट कैपेसिटी भी दे रखी कितनी, 24 के बराबर, 24, और ये आ गया आपकी डेल्टा टी की वैल्यू। ठीक है, डेल्टा टी की वैल्यू, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 16/24, दैट इज 8 से जाएगा तो 2/3, कितना केल्विन, 2/3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी दी करेक्ट आंसर, सेकंड ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आती है भाई बात, बिल्कुल सही है। अगर सही है तो आइए नेक्स्ट कह रहा है फॉर सिल्वर आपकी सीपी की वैल्यू दी है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। देखिए आपकी सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सीपी की वैल्यू दे रखी है 23 + 0.01 टी मतलब टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर ऑफ 3 मोल्स ऑफ सिल्वर, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है 3, आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है कितनी, ये है आपके पास 700 केल्विन।
नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं, एक काम करते हैं अलग अलग लिखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। T2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1000 केल्विन के बराबर, बिल्कुल सही बात। एंड 1 atm प्रेशर, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल बी क्लोजेस्ट टू। देखिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, देखिए मैं आपको ऐसे करवाता हूँ कि डी एच की वैल्यू क्या होती है, ये होती है एन सी पी डी टी के बराबर। किसके बराबर? एन सी पी डी टी के बराबर, सही बात है, डी टी की वैल्यू। फिर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ कहाँ से, H1 से लेके H2 तक, और इसको मैं T1 से लेके T2 तक इंटीग्रेट करता हूँ। पहले मैं Cp को जब कांस्टेंट मानता था, अरे भाई मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जब मैं इसे कांस्टेंट मानता था तब तो मुझे Cp को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 यानी कि क्या है, ये डेल्टा H ही तो है, और ये हो जाएगा क्या N, और Cp की जगह क्या लिखूंगा, Cp की जगह लिखूंगा मैं 23 प्लस 0.01 t इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से, T1 से लेके T2 तक। देखिए ये क्या आ जाएगा, अच्छा आपको डेल्टा एच की वैल्यू चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी, n तो बाहर ही रहा, तो ये आ जाएगा 23 डी टी प्लस 0.01 एक्स डी एक्स कितना होता है, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 के बराबर, बिल्कुल सही बात है। और ये करूंगा मैं कहाँ से, T1 से लेके T2 तक। तो देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी n की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है कितना, ये आ जाएगा 3 इंटू 23 इंटू डी टी का मतलब T1 में यानी कि 1000 माइनस 300, सही बात है, प्लस 0.01 अपॉन 2 इंटू 1000 का स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 6 माइनस 300 इंटू 300 के बराबर। कुछ ऐसा आंसर मेरा आ रहा है, कुछ ऐसा आंसर मेरा आ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, कुछ ज़्यादा देखिए, बस इसका सॉल्यूशन ही डिफिकल्ट होने वाला है, वरना कुछ क्वेश्चन मुझे खास लग नहीं रहा है। आइए मतलब इसको सॉल्व करना इस थोड़ा, कितना हो जाएगा 23 इंटू ये हो जाएगा 700 के बराबर प्लस 0.01। अच्छा इस मैं 300 को देखिए कैसे लिख रहा हूँ, मैं 300 को लिख रहा हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं क्या इसको, 300 के स्क्वायर को कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 3 9 10 टू द पावर 4, हाँ ऐसे लिखा जा सकता है ना, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो एक काम करूँ 10 टू द पावर 4 को अगर मैं कॉमन निकाल दूँ, इन दोनों में से 10 टू द पावर 4 को कॉमन निकाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा 100/2 यानी कि ये 50 के बराबर आ जाएगा, प्लस नहीं है ना, ये तो एक कन्फ्यूजन हो गया मुझे, डी टी हाँ प्लस ही तो आएगा, प्लस ये हो जाएगा 0.01 इंटू 10 टू द पावर 4 दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 2 इज 50, ये आ जाएगा 50 इंटू अंदर आ जाएगा 100 माइनस 9 के बराबर। कुछ ऐसा आंसर मेरा आ रहा है, कुछ ऐसा आंसर मेरा आ रहा है, और ये जूल में आ रहा है, फिलहाल आंसर मेरा जूल में है, इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 721 कैरी 2 14 एंड 16 प्लस ये लिखने की ज़रूरत नहीं है अब, ये हो जाएगा 50 इंटू 91, 50 इंटू 91 यानी कि 10 और 91 इंटू 5, ये हो जाएगा 545। कुछ ऐसा आंसर मेरा बन रहा है, और ऑब्वियसली लास्ट में ये मेरा आंसर जूल में निकला तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 भी कर दूंगा, इसके आगे मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ भाई। तो देखिए मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये आंसर मेरा कितना आ रहा है, अगर डिवाइडेड बाय 1000 करता हूँ तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली 61.95 किलो जूल के बराबर आ रहा है, और आप फिर आसानी से बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कह रहा है द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंजेस, नेगेटिव एंट्रोपी चेंज कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। अरे भाई आप याद रखना हमेशा कि डिसोल्यूशन कोई भी डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, डिसोल्यूशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। डिसोल्यूशन से हमेशा क्या होती है, एंट्रोपी आपकी इंक्रीज ही होती है। डिसोल्यूशन से क्या होती है, आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। डिसोल्यूशन इज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रोसेस। द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी, डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर, ये तो आपका पॉजिटिव है, यानी कि एस की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, एंट्रोपी इसमें इंक्रीज होती है। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 इन H2, देखिए क्या है, ये हो जाएगा आपका N2 गैस प्लस 3H2 गैस
गिव्स 2NH3 गैस। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव है, तो यही आपका नेगेटिव एंट्रोपी चेंज है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड NSO3। इसमें भी क्या हो रहा है, डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो रही है, डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है। क्या हो रही है, डेल्टा एनजी की वैल्यू इसमें पॉजिटिव हो रही है। अच्छा, डिसोल्यूशन ऐसे लिखता हूँ, ऑलवेज छोड़ के ऐसे लिख देते हैं, क्यों कि अगर आपके पास जनरली कोई सॉलिड होता है, जैसे आयोडीन आपने सॉलिड है पानी में डिसॉल्व कर दी, तो आयोडीन इन लिक्विड या फिर गैस, मतलब आयोडीन इन वाटर हो गया। क्या हो गया, ये आयोडीन इन वाटर हो गया, यानी कि उसमें डिसॉल्व हो चुकी है वो, ठीक है, डिसोल्यूशन हुआ है। इसमें भी देखिए डिसोल्यूशन है, तो इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, सीधा सीधा नजर आ रहा है। तो कह रहे हैं सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सीधा गैसियस में जा रहा है, तो ये भी इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ही है। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। खैर, आप अगर नीट में सवाल आता है इस टाइप का, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के सेकंड देख के मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह यही एग्जांपल यूज होता है हेबर्स प्रोसेस का, है ना। आइए नेक्स्ट कह रहा है, टू ब्लॉक्स ऑफ द सेम मेटल हैविंग मास m and at temperatures T1 and T2 respectively are brought in contact with each other and allowed to attain a thermal equilibrium at constant pressure. The entropy change in delta S for this process is। काफ़ी इंटरेस्टिंग। देखिए आपके पास बोल रहा है कि दो सेम टाइप के मास हैं, ये आपके पास एक मास है और ये आपके पास एक दूसरा मास है, दोनों बिल्कुल सिमिलर टाइप के मासेस हैं, बस इसमें फ़र्क क्या है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। ये एक T1 टेम्परेचर पे है और ये जो दूसरा वाला है ये एक T2 टेम्परेचर पे है, बस इतना फ़र्क है। कह रहा है इनको हम पास ले आए हैं और having same mass and same temperature T1 and T2 respectively are brought in contact with each other and allowed to attain thermal equilibrium at constant pressure, then change in entropy delta S for this process is। ठीक है, एक काम कर दूं, पहले मैं इस T1 वाले के लिए एंट्रोपी निकालता हूं। देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपका डेल्टा S टोटल होगा ना दोनों का, या फिर डेल्टा X मिक्स मैं जिसे कहूँ, ये एक्चुअली क्या होने वाला है, ये डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 होने वाला है। क्यों, बिकॉज एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी क्या होती है आपकी, ये मिक्स हो जाती है, एडिटिव होती है नेचर में, तो एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको इसकी इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाना था। एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए इसके लिए मैं कैसे बोलता, मैं T1 के लिए कहता कि आपकी डेल्टा S की वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाती है NCP एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर CP के टर्म्स में है, हाँ अगर CP के टर्म्स में है तो NCP ln, अच्छा ऐसे कर देते हैं, देखिए ये हो जाता है आपका NCP ln T2/T1 प्लस NCV ln V2/V1। सही बात है, ऐसे ही। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ तो सेम है, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, हम वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर में ही चेंज आ रहा है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी NCP ln T2/T1 के बराबर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और अगर मैं T2 की बात करूं, एक सेकेंड, यहाँ पे जो T2 है वो तो फाइनल टेम्परेचर है ना, तो इसको मैं T final/T1 लिखता हूँ, T final/T1, जो भी फाइनल टेम्परेचर रीच हो जाएगा वो है वो। और अगर मैं T2 की, अगर मैं इनकी सेकंड वाले प्रोसेस की बात करूँ, तो इसके लिए भी डेल्टा एस का फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन इसको मैं लिख दूँ NCP ln, यहाँ पे भी एक फाइनल टेम्परेचर रीच हो जाएगा और ये हो जाएगा अपॉन T2, यानी कि इसका इनिशियल T2 है। एक बात करते हैं कि T फाइनल एक्चुअली है क्या। आप देखिए ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे, दोनों का मास बिल्कुल सेम है, तो दोनों का जब मास सेम होगा तो आपका T फाइनल किसके बराबर आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 के, यानी कि दोनों का एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है। मास डिफरेंट होता है तो हम फिर अलग तरीके से करते हैं, क्या कहते हैं उसे, आप फिजिक्स में लगाते हैं ना, फिजिक्स में आप ऐसे तो लगाते हैं, किरचॉफ इक्वेशन कहते हैं उसको, ठीक है, फिजिक्स वाली। और ठीक है, यानी कि आपका जो डेल्टा एस मिक्स है, इन दोनों को मिक्स करके लिखूं, किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा NCP दोनों में से कॉमन लिया, और किसके बराबर आ जाएगा, NCP कॉमन लिया, ln T final/T1 प्लस ln T final/T2 के, कुछ ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज इक्वल्स टू NCP, अगर इसे लिखा जाए ln T फाइनल माइनस ln T1 प्लस ln T फाइनल माइनस ln T2, तो एक्चुअली ये 2 ln TF हो जाएगा, और मैं इसे ln TF स्क्वायर भी कह सकता हूं। सोच के देखिए ये कितना हो जाएगा, NCP तो कॉमन रहा और ये हो जाएगा ln 2TF,
2ln-TF हो जाएगा, 2ln-TF। 2ln-TF को मैं ln-TF का स्क्वायर लिख रहा हूं और ये दोनों टर्म माइनस में है, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी T1 इंटू T2 के बराबर। अरे बात समझ में आती है? ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, फिर मैं NCP को कॉमन लूंगा और TF की जगह लिखूंगा क्या, T1 प्लस T2 अपॉन 2। क्या इसको लिखा जाएगा ln T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 और इसका स्क्वायर अपॉन 2 का भी स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू T1 इंटू T2 के बराबर, इंटू T1 इंटू T2 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, NCP ln T1 T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 T1 T2, ऐसा कोई ऑप्शन? ये देखिए NCP, n एक मोल दे रखा है क्या, अच्छा नहीं दे रखा है तो n को n ही रहने दीजिए। NCP ln T1 T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 T1 T2 के बराबर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में आती है भाई? चलिए, अगर बात समझ में आई ये वाली भी आपकी, तो आइए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज एंट्रोपी डिक्रीज, किस प्रोसेस में एंट्रोपी आपकी डिक्रीज होती है? कह रहा है फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ देखिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे क्या गलती हो सकती है, आइए मैं आपको बताता हूं। पहला ही ऑप्शन इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो सकता है, दैट इज H2O। H2O लिक्विड आपका किस में जा रहा है, H2O लिक्विड आपका H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। क्या आपका H2O लिक्विड H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्चुअली ये तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इट इज अ केस ऑफ एक्सपेंशन। बिल्कुल सही बात है कि ये एक्सपेंशन का केस है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये एक्सपेंशन का केस है। तो आप बोलेंगे सर अगर एक्सपेंशन है तो ये तो एंट्रोपी इंक्रीज है, तो इसमें एंट्रोपी डिक्रीज होगी क्या? मैं कहूंगा यस, ये एंट्रोपी भले ही ये एक्सपेंशन है लेकिन यहां पे एंट्रोपी क्या है, यहां पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। देखिए जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन है वो तो हम एक तरीका अपनाते हैं बस कि इस तरीके से हम एंट्रोपी को बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर जो बात है वो इतनी है कि वाटर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, यानी कि वाटर की रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग, रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग, अल्टीमेट फैक्टर इज रैंडमनेस ओनली, ठीक है, रैंडमनेस ओनली, दैट इज रैंडमनेस, बिकॉज रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग, हेंस डेल्टा एस क्या आपका नेगेटिव वैल्यू है। तो ये बिल्कुल सही है, एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ मतलब कहीं पे भी आप 0 में करो 10 में करो एक ही बात है, यहाँ पे भी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही बात। कह रहा है एडसॉर्प्शन ऑफ CO ऑन द लेड सरफेस, हाँ जी एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस, गैसेस हवा में जा रही थी, मेटल ने उससे एडसॉर्ब कर लिया, तो सही बात है, ये भी क्या है आपकी रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही बात। डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, नहीं भाई डिसोल्यूशन, अभी मैंने आपको बताया कि डिसोल्यूशन प्रोसेस आपके क्या होती है, इसमें आपकी रैंडमनेस इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तो एंट्रोपी इंक्रीजेज इन हेयर, एंट्रोपी इंक्रीजेज इन दिस प्रोसेस, बिल्कुल सही बात। तो बताइए ABCD करेक्ट है आपका, क्या है ABCD ओनली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ABCD ओनली। अरे बात समझ में आती है भाई, बात समझ में आती है, तो आइए अगला सवाल करते हैं। कह रहा है फॉर द केमिकल रिएक्शन X गिव्स Y द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा G इस तरीके से कुछ डिपेंड कर रहा है। ये भी मुझे कुछ बेहतरीन सवाल लग रहा है, 120 3/8 T के बराबर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कह रहे द मेजर कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट T केल्विन इज, अच्छा देखिए मान लेते हैं कि रिएक्शन को पहले इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं, यानी कि इस वैल्यू को अगर मैं 0 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये सपोज 0 कर दूं तो आ जाएगा 3/8 T इज इक्वल्स टू 120 के बराबर, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगा 320 केल्विन के बराबर, टेम्परेचर की वैल्यू 320 केल्विन के बराबर आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 320 केल्विन पे टेम्परेचर और रिएक्शन जो होगी वो किस में होगी, वो इक्विलिब्रियम पे होगी। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि टेम्परेचर अगर 320 केल्विन से ज्यादा रहा, अगर टेम्परेचर 320 केल्विन से ज्यादा रहा, तो बताइए टेम्परेचर अगर 320 केल्विन से ज्यादा है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्या हो जाएगी, डेल्टा जी आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, सही बात है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 320 केल्विन से ज्यादा है, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो डेल्टा जी नेगेटिव है, यानी कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। कैसी रिएक्शन आपकी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब रिएक्शन में कह सकता हूँ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अगर रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आपको ज्यादा क्या मिलेगा, आपको y ज्यादा मिलेगा, y
आपके पास ज़्यादा होगा, y विल बी मोर टू यू। और अगर दूसरी बात यहीं से दूसरी बात कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम हो जाए किससे, 320 केल्विन से, अगर टेम्परेचर की वैल्यू कम हो जाती है 320 केल्विन से तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, यानी कि योर डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। क्या? योर डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। और आपकी रिएक्शन जो होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी? वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में कह सकते हैं कि पीछे की तरफ ज़्यादा होगी रिएक्शन, यानी आपके पास x की वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगी, x विल बी मोर गिवन टू यू, x विल बी मोर गिवन टू यू, यानी कि x किस किस के लिए होगा, यानी कि देखिए मैं ऑरेंज से मार्क कर देता हूं, 315, 300 और 200, इसमें x की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसमें y लिखा है, तो ये तो गलत है, तो x लिखा है, ये तो बिल्कुल सही है। और जो इस कलर से, यानी कि जो टेम्परेचर ज़्यादा है 350 से, उसमें x की नहीं, उसमें y की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो इसलिए पहला, सिर्फ और सिर्फ पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही शानदार सवाल, अव्वल दर्जे का सवाल, 2 गुड़ा क्वेश्चन, अगर नीट में आता है तो मज़ा ही आ जाएगा, और मुझे पता है जो बच्चे देख रहे हैं वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कुछ भी इसमें कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं करना था जैसे लास्ट क्वेश्चन में करना था। आइए नेक्स्ट सवाल, कह रहा था स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी फॉर अ केमिकल रिएक्शन एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज गिवन बाय, देखिए उसी टाइप का सवाल कि अब जो डेल्टा जी की वैल्यू है, वो कितनी है, वो a माइनस बी टी के बराबर है। क्या? वो a माइनस बी टी के बराबर है। कह रहा है वेयर a एंड b आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, a और b जीरो नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वो कह रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी इफ b इज लेस देन जीरो। है कुछ और दे रखा है क्या? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज गिवन बाय, बी से और एक्सोथर्मिक से क्या लेना देना है भाई? आपका मतलब जो रिएक्शन है वो ऐसे मैच करनी चाहिए ना, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यानी कि जो ए है वही डेल्टा एच है और बी जो है वो डेल्टा एस है, यही तो ये रिएक्शन है, और क्या रिएक्शन है ना। तो एक्सोथर्मिक और एंट्रोपी का कोई रिलेशन नहीं है, बी यानी कि ये डेल्टा एस की बात कर रहा है, डेल्टा एस का कोई मतलब नहीं है। एक्सोथर्मिक इज अरे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक सिर्फ और सिर्फ मैं ए से डिसाइड करूंगा, यानी कि डेल्टा एच से डिसाइड करूंगा। समझिए कि एक्सोथर्मिक, दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ओनली कंडीशन फॉर एक्सो और एंडो इज डेल्टा एच। सिर्फ एक ही कंडीशन है एक्सो और एंडो की, वो क्या है? डेल्टा एच, जो यहां पे क्या है, हेयर इट इज ए, हेयर इट इज व्हाट, हेयर इट इज ए, यहां पे वो ए है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो ए है, तो सिर्फ ए को देखिए, बी ए बी इनसे मतलब नहीं है, सिर्फ ए से मतलब है कि हाँ अगर डेल्टा ए की वैल्यू यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आई ये बात? बिल्कुल सही बात। आइए नेक्स्ट, कहता है अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। क्या कंडीशन होती है? देखिए आप खुद बनाइए, यानी कि अगर डेल्टा एच मेरा नेगेटिव हो जाता है और डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव हो जाता है, तो ये रिएक्शन हमेशा क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है हर टेम्परेचर पे, एट ऑल टेम्परेचर्स। यानी कि डेल्टा एच आपका नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन जीरो, और डेल्टा एस आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। डेल्टा एच शुड बी लेस देन जीरो, नेगेटिव, और डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक बात है। आइए नेक्स्ट, कहते थे रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन है, उसके लिए डेल्टा एच रिएक्शन ये दिया है, डेल्टा एस ये दिया है, इज नॉट फीजिबल एट 298 केल्विन, टेम्परेचर अबव विच द रिएक्शन इज फीजिबल इज, किस टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन फीजिबल होगी। काफ़ी इन्होंने सॉर्टेड कर दिया है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा जान रही नहीं। मैं मान लेता हूँ कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो मैं कहूँगा कि जो आपका टेम्परेचर है वो आपका डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के बराबर आना चाहिए। सही बात है। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 491.1 × 1000 अपॉन डेल्टा एस के बराबर दैट इज 198 के बराबर। आपको ये टेम्परेचर को एक बार सॉल्व करना होगा, मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो बेटा मेरा आंसर आ रहा है 2479.7 केल्विन के बराबर, यानी कि इतना केल्विन पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि द टेम्परेचर अबव विच रिएक्शन विल बी फीजिबल, यानी कि किस टेम्परेचर के ऊपर। तो आंसर तो वैसे इसने खुद ही बता दिया है कि इस टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है इससे ज़्यादा होना चाहिए, वो 2479 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन होना चाहिए, ये तो कम है, ये कम है, ये भी कम है, दैट इज 2480 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात, उससे ज़्यादा ही है ये। ठीक बात है।
आइए नेक्स्ट कहते हैं द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज, इस तरीके से। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी किया था, मुझे याद है कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, तो किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होती है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट स्टूडेंट्स। क्यों? ये क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसकी कैटेगरी में आता है। आपको अगर ये सीखना है तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर एक बार ये शॉर्ट वाले बता दो कि कैसे कैसे करते हैं। जैसे ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये पूछा ही जाता है एग्जामिनेशन में, किसी भी कीमत पे ये पूछा ही जाता है ऑलवेज एंड ऑलवेज। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे तो देखिए इसमें एक ऑप्शन और करेक्ट आ रहा है। कौन सा? अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो देखो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या आ रहा है? पॉजिटिव ही आ रहा है। दैट इज एट एनी टेम्परेचर द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस ऑल्सो। हर एक टेम्परेचर में प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हो जाता है, जेई का सवाल था, कभी कभी एमएसक्यू भी हो जाता है। एनी विच वे दोनों सही, ऑप्शन 1 and 4 बोथ आर करेक्ट। आइए नेक्स्ट कहता है 1 मोल ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस इज एक्सपैंडेड फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 एट 300 केल्विन। जब मैंने क्वेश्चन बच्चों को दिया था यहाँ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, ये वैल्यू क्या है? मैं कहूँगा नहीं बेटा, कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड, आपकी एक्सपेंशन और किस में है? 300 केल्विन पे है, यानी कि एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्या ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। क्यों है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन? तो समझ में आता है। रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि ग्राफ कैसा है? कुछ ऐसा ग्राफ रिवर्सिबल का ही होता है। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आती है? नो डाउट वर्क डन की वैल्यू आती है -2.303 NRT log V2/V1। तो बच्चों ने पूछा सर V1 तो हमें मिल गया है, V2 कहाँ है? V2 कहाँ है? खैर कुछ तेज बच्चे थे, उन्होंने बोला कि सर सिर्फ एक ही फॉर्मूला नहीं है हमारे पास फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी तो है। उन्होंने बोला सर फॉर्मूला ये भी तो होता है। मैंने बोलूँगा हाँ, अगर आपने ये सोचा तो बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही सोचा था। दैट इज 2.303। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 मोल है आपके पास। आर की वैल्यू क्योंकि मुझे आंसर जूल में चाहिए तो इट इज़ 25/3 और टेम्परेचर भी आपको गिवन है, दैट इज 300 एंड इट इज log P1/P2। P1 इज 4, P2 इज 2, दैट इज इट इज 4/2। दैट इज log 2 कितना हो जाएगा? log 2 हो जाएगा 0.3 इंटू 0. ये मुझे पता कितना आता है 0.69 के बराबर, तो इट इज़ -0.69 इंटू 100 इंटू 25। हाँ तो कितना आ गया ये? 2500 जूल के बराबर, 2500 जूल के बराबर कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। यानी इट इज़ कितना, मुझे लग रहा है कि 25 इंटू 7 टाइम्स कितना होता है? ये 17 के आसपास ही आना चाहिए। एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, माइनस पहला वाला है, -1729 जूल के आसपास। पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज -1729 जूल इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अरे भाई आया समझ में? आ गया होगा, है ना? तो आइए नेक्स्ट सवाल भी करते हैं। कह रहा है फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन, आपके पास एक गैसियस रिएक्शन है, ये सिस है, ये ट्रांस है, डेल्टा एच रिएक्शन इसका ये है, इतना होता है। कह रहा है व्हेन इक्विलिब्रियम इज सेटअप, तो K की वैल्यू आई, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आई 0.33 के बराबर। कह रहा है एनर्जी इन्वॉल्व इन किलो जूल्स, कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी? काफी शानदार सवाल। देखिए आपके पास ये सिस फॉर्म है, ये आपके पास ट्रांसफॉर्म है। तो अगर इक्विलिब्रियम है, मान लेते हैं एट t = 0, जब रिएक्शन सेटअप नहीं हुई थी तो ये आपके पास एक था 1 मोल और ये कितना था 0 मोल। तो कब जब मेरे पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो ये कितना हो जाएगा? इससे x डिसोशिएट हुआ है और ट्रांस आपको x ही बना होगा। ये जो आपको H दिया रहता है, ये किसके लिए दिया रहता है? ये कंप्लीट रिएक्शन के लिए दिया रहता है। किसके लिए दिया रहता है? इट इज फॉर कंप्लीट रिएक्शन। दिस इज फॉर कंप्लीट रिएक्शन की रिएक्शन आपकी 100% हो चुकी है। लेकिन अगर रिएक्शन 100% होती, K की वैल्यू कितनी दे रखी होती? 1 दे रखी होती, 1। ठीक है, तो देखिए K इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आपको गिवन है कितनी? 1/3 गिवन है, 0.33 यानी कि 1/3। इट इज इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज इक्वल्स टू x/1 - x के बराबर, यानी कि 1 - x की वैल्यू कितनी? 3x के बराबर आ जाएगी और 1 = 4x हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4, यानी कि कितना? 25% के बराबर। कितना? x की वैल्यू है 25% के बराबर। यानी कि ये कंप्लीट रिएक्शन के लिए इतना है। तो डेल्टा एच रिएक्शन फॉर 25% विल बी, क्या बोलूंगा मैं कहूंगा कि डेल्टा एच रिएक्शन फॉर 25% रिएक्शन कंप्लीशन, फॉर 25% रिएक्शन कंप्लीशन इज, फॉर रिएक्शन कंप्लीशन इज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/4 और इंटू जो ये वैल्यू दे रखी है कितनी?
2.38 के बराबर, दैट इज 0 पॉइंट कितना 538 यानी कि 0.59 के आसपास। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज 0.595 किलो जूल। किलो जूल ही होगा, हाँ किलो जूल के बराबर। अरे आती भाई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो आइए नेक्स्ट कहता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी इतना है एंड दैट ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी इतना है। एंथैल्पी चेंज फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन टू पॉलीथीन वेयर एन इज अ लार्ज इंटीग्रल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट वैसे पॉलीमर्स का इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर यहाँ पे 1-2 मोल्स होते ही है, 1-2 मोल्स होते तब तो आप डायरेक्टली, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व है, की आइडिया, जो इसका की आइडिया है वो ये है कि इन केस ऑफ लार्ज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इन केस ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ एन, अगर आपके पास लार्ज वैल्यू ऑफ एन है, इन केस ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ एन है, तो याद रखना 1 cc डबल बॉन्ड गिव्स 1 cc डबल बॉन्ड गिव्स 2 cc सिंगल बॉन्ड्स। क्या आपका 1 cc जो डबल बॉन्ड होता है वो 2 cc सिंगल बॉन्ड देता है। आपको बस ये बात यहाँ पे याद रखनी थी। खैर इसीलिए हम हमारी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि जस्ट इन केस ऐसे आ जाता है। पॉलीमराइजेशन का सेंट्रल आइडिया यही होता है, ठीक बात, ठीक है। और अगर नॉर्मल 1 2 3 4 हो तो आप नॉर्मली एक डबल बॉन्ड से 1 cc बन रहा है, नॉर्मल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एंथैल्पी चेंज फॉर पॉलीमराइजेशन, तो आपका क्या हो रहा है, आपका यहां से यहां जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि आपकी जो एंथैल्पी चेंज है वो एक्चुअली कितनी है, वो है आपकी कि आपकी बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी है माइनस ट्वाइस ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी कितनी दे रखी है, ये है आपके पास 590 माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी, दैट इज 331, दैट इज 331 के बराबर। और ये आंसर कितना आ जाएगा, दिस विल बी 590 माइनस 662 के बराबर, दैट इज माइनस 72 किलो जूल के बराबर। कितना, माइनस 72 किलो जूल पर मोल के बराबर। और देखिए अगर आपका आंसर सपोज 72 आ रहा था तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आप लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इज स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये कैसा प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन इज अ स्पॉन्टेनियस वन, इज अ स्पॉन्टेनियस वन, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इज अ स्पॉन्टेनियस वन, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। बात समझ में आई, ठीक है। अगर आई तो आइए एक और सवाल कहता है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NaCl के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू Kp इक्वल टू दिस मच। अच्छा, किस टेम्परेचर पे आपकी Kp की वैल्यू इतनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, किस टेम्परेचर पे Kp की वैल्यू इतनी आ जाएगी, यानी के इक्विलिब्रियम के लिए इतनी आ जाएगी। देखिए दो फॉर्मूले हैं, आपको डेल्टा एच डेल्टा एस दे रखा है, तो मुझे एक फॉर्मूला तो आता है कि डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होती है, सही बात है। और मुझे एक और आता है कि डेल्टा जी की वैल्यू माइनस 2.303 NRT लॉग Kp के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्योंकि नॉट भी दे रखा है तो नॉट तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, नॉट भी लिखना पड़ेगा। तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो देखिए डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 NRT लॉग Kp के बराबर आ जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपकी टी डेल्टा एस की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, टी डेल्टा एस उधर आ जाएगा, तो आपकी टी डेल्टा एस की वैल्यू किसके बराबर, अच्छा एक सेकेंड, टेम्परेचर पहले उधर लेके जाऊं तभी तो काम बनेगा। यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी टी डेल्टा एस प्लस 2.303 NRT लॉग Kp के बराबर। और यहाँ से मैं टेम्परेचर को अगर कॉमन लूँ तो देखिए टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ रही है, टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस प्लस 2.303 NR log Kp के बराबर, NR log Kp के बराबर। अब देखिए बेटा, अब आपको बस इसमें वैल्यूज़ रखनी है। क्या रखना है आपको, सिर्फ इसमें वैल्यूज़ रखनी है। तो आइए वैल्यूज़ रखना स्टार्ट कर देते हैं और फिर आप कैलकुलेट खुद से करेंगे, ये मैं आपको छोड़ दूंगा कैलकुलेट करने के लिए। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास माइनस 77.1 और इंटू 1000, क्योंकि किलो जूल है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा एस आपके पास -121 के बराबर, और प्लस ये हो जाएगा कितना 2.3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कुछ नहीं दिया है तो एक ही लेके चलें। आर की वैल्यू जूल में चाहिए मुझे, जूल में, तो जूल में कितनी हो जाएगी 25/3, और लॉग Kp अलग से कैलकुलेट करूं
लॉग के पी कितना हो जाएगा, अरे 3 ही तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 के बराबर, तो ये कट गया, तो वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसके आपके लिए फटाफट से। देखिए जब मैं इसे सॉल्यूशन करने गया तो मुझे एक चीज़ और दिख गई है कि मैं जब इसको यहाँ लेके आया तो इट इज़ नॉट प्लस, इट शुड बी माइनस, ये माइनस होना चाहिए, इट इज़ माइनस, तो ये क्या है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। खैर एनीवे आपने देख लिया होगा, तो ये प्लस नहीं है बेटा, ये क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है, दिस इज माइनस। तो ये आंसर मेरा लगभग कितना आ रहा है, ये आ रहा है -77.1 इंटू 1000, तो यानी कि -771 इंटू -77.1 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय, इन सबको ऐड करके ये आ रहा था 3 टाइम्स माइनस, ये लगभग -168 के आसपास ही, 167 के आसपास आ रहा था। तो टोटल आंसर आ रहा था वो 432 केल्विन के आसपास आ रहा है। इट इज इक्वल्स टू 432 केल्विन, कितना, 432 केल्विन के बराबर। दैट इज ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। कह रहा है 1 and 2 आर टू आइसोथर्म्स बिटवीन P and VP, और V के दो आइसोथर्म्स हैं। कह रहा है सेलेक्ट द कलेक्ट ऑल्टरनेट। अगर आप PV का देखोगे और कह रहा है कि आइसोथर्म है यानी कि PV का ग्राफ है, तो ये एक आइसोथर्मल लग रहा है और रिवर्सिबल आइसोथर्मल या फिर एडियाबैटिक भी आप ऐसे कह सकते हैं। और ये कैसा प्रोसेस है, ये एक इरिवर्सिबल है, तो ये कैसा है, ये तो बड़ा आसान है भाई, ये आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल भी हो सकता है और एडियाबैटिक भी हो सकता है, और ये आपका क्या है, ये आपका इरिवर्सिबल। तो कह रहा है 1 इज रिवर्सिबल एंड 2 इज इरिवर्सिबल, नहीं, 1 इज इरिवर्सिबल एंड 2 इज रिवर्सिबल प्रोसेस। यस, ऑप्शन नंबर 2 एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए नेक्स्ट। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ H2 एट STP इज 12.78 किलो जूल पर लीटर। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको यूनिट देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैलोरीफिक वैल्यू जनरली किलो जूल और उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, लेकिन इसने पर लीटर के हिसाब से कहा है। हेंस अप्रॉक्सीमेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। देखिए अगर आप H2O को बनाएंगे उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी तो कुछ ऐसे आएगी, H2 प्लस हाफ O2 गैसियस गिव्स H2O लिक्विड, गिव्स H2O लिक्विड, सही बात है। तो अगर आप इसको आगे बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे कहूँगा, देखिए जो आपकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 है, यही आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O है, सही बात है। तो दोनों में से मैं एक चीज़ निकाल दूँ, मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो आपको क्या गिवन है, आपको कैलोरीफिक वैल्यू जो गिवन है, यानी कि आपको क्या गिवन है, आपको दिखा है डेल्टा H आपको गिवन है 12.78 किलो जूल, 12.78 किलो जूल फॉर 1 लीटर, जब 1 लीटर का कंबशन हो जाएगा, 1 लीटर का। लेकिन अगर मुझे 1 मोल का चाहिए, 1 मोल का मतलब कितना, 22.4 लीटर के बराबर। तो यानी कि अगर मुझे पर मोल के हिसाब से चाहिए तो कितना हो जाएगा, ये 12.78 इंटू 22.4 लीटर, तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा आपका 286 किलो जूल के बराबर। कितना ये आ जाएगा, 286 किलो जूल के ऊपर, और आप मार्क करने जाएंगे ये, और आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि बेटा ये कंबशन है, कंबशन, एंड कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। कैलोरीफिक वैल्यू में भले आपको नेगेटिव दिखाई दे या ना दे, लेकिन डेल्टा H कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि डेल्टा H कंबशन जो होता है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू होती है, उससे एनर्जी निकलेगी तभी तो कैलोरीफिक वैल्यू हम देखते हैं, ठीक है। तो डेल्टा H कंबशन इज -286 किलो जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आती है, ठीक है। कहता है गैस एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर सच दैट T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√V। कह रहा है द वैल्यू ऑफ Cp/Cv ऑफ द गैसेस, द वैल्यू ऑफ Cp/Cv ऑफ द गैसेस। देखिए क्या दे रखा है, आपको दे रखा है T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √V के बराबर, और टी हमें बताया क्या, PV रेज़ टू द पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और ये वैल्यू तो मुझे नहीं दे रखी है, लेकिन मुझे ये पता है कि TV की पावर गामा -1 भी क्या होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। अब यानी कि मैं इसे कंपेयर करवाऊंगा, TV रेज़ टू द पावर हाफ इज इक्वल्स टू TV रेज़ टू द पावर गामा -1, यानी कि गामा -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ के बराबर, और गामा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/2 के बराबर। अब गामा ही मेरा Cp/Cv होता है, गामा ही मेरा Cp/Cv होता है, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5 के बराबर, इज इक्वल्स टू 1.5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान था। आइए नेक्स्ट। कह रहा है 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 8 डेसीमीटर क्यूब टू
80 डेसीमीटर क्यूब एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है कि डेल्टा एस किसके बराबर होता है, हाँ ये होता है आपका एन, गैस का नाम दे रखा है क्या, आइडियल गैस, 5 मोल ऑफ आइडियल गैस, अरे ठीक है, एन आर एल एन ऐसे कर देते हैं, इट इज इक्वल्स टू 2.303 एन आर लॉग V2 बाय V1 के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2.3 इंटू एन की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके 5 के बराबर। अगर आपको आंसर जूल में चाहिए तो आर की वैल्यू कितनी, इट इज 25/3 एंड इट इज इक्वल्स टू लॉग हाउ मच V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 और ये हो जाएगा 8, यानी कि ये तो log 10 है 1 के बराबर। ये तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.3 इंटू 5 इंटू 8.3 के बराबर है ना, 8.314 लगभग इतना ही लिख लेता हूँ। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.3 इंटू 15 का 5 कैरी 1 41.5 इंटू 8.3। अब देखिए ये वैल्यू मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि ए की वैल्यू 41.5 का इंटू 2.3 डबल से थोड़ा ज़्यादा ही होगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 95.73 जूल पर केल्विन के बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक। आओ नेक्स्ट, कहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस एंड वाटर आर इन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए आर इन इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा एस एंड डेल्टा जी फॉर द कन्वर्जन ऑफ आइस टू लिक्विड वाटर इज। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप H2O सॉलिड से कहाँ जाना चाहते हैं, आप H2O लिक्विड तक जाना चाहते हैं, सही बात। तो कह रहा है कि इस कन्वर्जन में आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये काम हो रहा है, डेल्टा एस और डेल्टा जी क्या होगा। देखिए अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो इतनी बात तो कंफर्म है कि रिएक्शन मेरी इक्विलिब्रियम में है और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, इक्विलिब्रियम में 0 होती है। क्या, डेल्टा जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम में 0 होती है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा गया है, हाँ अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया है कि बताइए कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी और आप बोल रहे हैं कि आपको आइस से वो लिक्विड वाटर में आप कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप एक चीज़ याद रखना, जब आप आइस से लिक्विड वाटर की तरफ कन्वर्ट होंगे तो आपकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तो कुछ ना कुछ होगी ही होगी जो कि पॉजिटिव होती है, यानी कि जो आपकी डेल्टा एस की वैल्यू होती है वो डेल्टा एच अपॉन टी के बराबर हो जाएगी। और ये वैल्यू कैसी होती है, ये वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। और आप ये भी बोल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि क्योंकि आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ आ रहे हैं, कहाँ, आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ आ रहे हैं, तो प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रोसेस में आपकी एंट्रोपी जो है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी 0 होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन, पहले ऑप्शन, अब देखो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, तो एक आंसर ये हो सकता है, -0 कोई आंसर नहीं है, पॉजिटिव और पॉजिटिव कोई आंसर नहीं है, 0 कोई आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट आंसर जाना चाहिए। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आपकी डेल्टा एच की वैल्यू और डेल्टा जी की वैल्यू दे रखा है। कह रहा है डेल्टा 25% ऑफ द एनर्जी इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर मसल वर्क। हाँ देखिए काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू क्लाइंब अ हिल ऑफ हाइट 500 मीटर्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज रिक्वायर्ड फॉर अ मैन ऑफ मास 100 kg। पहले देखते हैं कि इस आदमी को कितना पहले एनर्जी चाहिए। देखिए इसकी एनर्जी यानी कि इसका जो वर्क डन होता है किसके बराबर, mgh, हम सब जानते हैं यही एनर्जी चाहिए, यही वर्क डन है। मास है इसके पास 100 kg, जी की वैल्यू भी आपके पास दे रखी है कितनी, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट आपके पास 500 मीटर, कितनी है ये 500 मीटर, यानी कि इसे किलोमीटर में लिखूँ तो हाफ किलोमीटर हो गया, ये हाफ किलोमीटर, यानी कि सब कुछ ऐसा यूनिट में ही है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500 जूल के बराबर। किसके बराबर, 500 किलो जूल के बराबर, जूल नहीं 500 किलो जूल के बराबर, ये आंसर आ जाएगा मेरा 500 किलो जूल के बराबर। यानी कि इतनी एनर्जी तो इसे लगेगी, इसे इतनी एनर्जी लगेगी। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो अगर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो उसका 25% इस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पहले मुझे ये बताओ आपके पास डेल्टा एच और डेल्टा जी दोनों की वैल्यू, आप कौन सी वैल्यू यूज करोगे, कौन सी वैल्यू यूज करोगे। देखिए ध्यान रखिए, डेल्टा एच आपकी टोटल एनर्जी जो कि एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन है, जो डेल्टा जी होता है वो आपकी क्या है, यही आपकी यूजफुल एनर्जी है। क्या, यही आपकी यूजफुल एनर्जी है, दिस इज योर यूजफुल एनर्जी। तो
इसी एनर्जी का हम यूज करेंगे जो कि ऑक्सीडाइज होने वाली है। तो यहाँ से डेल्टा एच से मतलब नहीं है, डेल्टा जी जो कि आपकी यूजफुल एनर्जी होती है। याद है सबको डेल्टा जी की डेफिनेशन, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि मेरे पास जब मेरे पास 1 मोल ग्लूकोज, अगर मेरे पास 1 मोल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो मेरे पास यूजफुल एनर्जी कितनी है, ये है -3000, यानी कि माइनस माइनस तो देखा जाएगा 3000 किलो जूल के बराबर। तो इसका 25% मुझे जो मसल में यूज हो रहा है वो कितना हो रहा है, जो मेरी मसल में यूज हो रहा है वो हो रहा है 25% ऑफ दिस, यानी कि 2500 ऑफ 25% ऑफ 3000, यानी कि मेरे पास ये एनर्जी अवेलेबल है। ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि मेरे पास मसल में मुझे इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए, और कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। तो एक बार देखो कि कितना मोल्स है ये एक्चुअली, इसके कंपैरिजन में कितना मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 25, नहीं ये आ जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 100 इंटू 3000 के बराबर। इतनी मोल्स एनर्जी मुझे चाहिए होगी, दैट इज कितना, ये चला गया 6 टाइम्स, ये चला गया 4 टाइम्स, दैट इज 4/6, यानी कि 2/3 मोल्स ग्लूकोज मुझे चाहिए, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 2/3 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर रिक्वायर्ड। और 2/3 ग्लूकोज का मतलब कितना हो गया, 2/3 इंटू 180 ग्राम, 2/3 इंटू 180 ग्राम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120 ग्राम के बराबर। कितना, 120 ग्राम ग्लूकोज आपको रिक्वायर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में आती है। क्वेश्चन तो आसान था, बस यही था कि दोनों में से यूज कौन सा करें। तो आपको कौन सा यूज करना था, आपको डेल्टा जी यूज करना था। ठीक बात है, यूजफुल एनर्जी वाला। आइए नेक्स्ट कह रहा है, फॉर द रिएक्शन इन द प्लांट सेल। ये लो भाई बॉटनी वालों, आपका फेवरेट सवाल आ गया। आपके पास ग्लूकोज, ये कुछ क्या है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं, ये रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है, खैर जो भी है। डेल्टा जी की वैल्यू आपको ऐसे दे रखी है, ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द प्लांट सेल एज स्टार्च, ये स्टार्च ये रहा आपके पास, टू प्रोड्यूस 162 ग्राम ऑफ स्टार्च। इधर इसका मॉलिकुलर वेट ही प्रोड्यूस करना है। इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है, यही होता है। इसका मॉलिकुलर वेट क्या है, 162, स्टार्च का 162 ग्राम पर मोल। यानी कि आपको 1 मोल स्टार्च को क्या करना है, स्टोर करना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटीपी आर मिनिमम रिक्वायर्ड, कितना एटीपी आपको मिनिमम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ग्लूकोज आपका स्टार्च की तरह, यानी कि 1 मोल ग्लूकोज, मुझे इतना पता है, देख के लग रहा है कि 1 मोल ग्लूकोज का मतलब हो गया, मतलब 1 मोल स्टार्च का मतलब हो गया, 1 मोल स्टार्च कैसे स्टोर होता है, मतलब 1 मोल ग्लूकोज स्टार्च की तरह आपका स्टोर होता है। तो मैं मोल ऑफ ग्लूकोज निकाल लूँ तो मुझे मोल ऑफ स्टार्च तो निकल जाएगा, और मुझे फिर क्या मिल जाएगा, मुझे फिर इसका एटीपी मिल जाएगा। टू प्रोड्यूस 162 ग्राम ऑफ स्टार्च, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटीपी आर मिनिमम रिक्वायर्ड। ठीक है, कैसा सवाल है यार। ठीक है, आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू यहां पे ये गिवन है, ये आपके पास ये रहा ग्लूकोज। ठीक है, नाइस, मिल गया, जवाब मिल गया। देखिए 1 मोल ग्लूकोज के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, 1 मोल ग्लूकोज के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये कितनी है, ये है 3000 किलो जूल के बराबर, ये है 3000 किलो जूल के बराबर, बिल्कुल सही बात है। और 1 मोल एटीपी की वैल्यू कितनी है, 1 मोल एटीपी जब यूज हो रहा है वो है 30 किलो जूल के बराबर। यानी कि आपके पास 1 मोल एटीपी की वैल्यू कितनी है, आपके पास 1 मोल एटीपी की वैल्यू कितनी है, 1 मोल एटीपी की वैल्यू है 30 किलो जूल के बराबर। यानी कि अगर आपको 3000 किलो जूल एनर्जी चाहिए तो आपको कितना एटीपी आपका कन्वर्ट हो रहा है, आपका 100 मोल एटीपी कन्वर्ट हो रहा है, आपका 100 मोल एटीपी कन्वर्ट हो रहा है। कितना, आपका 100 मोल एटीपी कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि 1 मोल ग्लूकोज के लिए 1 मोल ग्लूकोज जब आपका बनेगा तो एटीपी कितनी इन्वॉल्व होंगी, 100 मोल एटीपी आपकी इन्वॉल्व हो जाएंगी। और 1 मोल ग्लूकोज का मतलब 1 मोल स्टार्च ही है, तो 1 मोल एटीपी ही आपका आंसर आना चाहिए। सॉरी 1 मोल कितना, 100 मोल एटीपी ही आपका आंसर आना चाहिए। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें बॉटनी वाला थोड़ा सा इन्वॉल्व था, देख लेना क्या फोटो रेस्पिरेशन वगैरह है, जो भी है आपका। ठीक है, प्रोसेस आप लोग देख लीजिए, सवाल मैंने बता दिया है कैसे होगा। ठीक बात। आइए नेक्स्ट, कह रहे थे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इज x1, इथीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन x1 है, एंड दैट ऑफ बेंजीन इज x2, हेंस द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि आपके पास जो इथीन दे रखा है क्या होता है भाई। सबसे पहले इथीन को अगर आप लिखेंगे तो ये हुआ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास इथीन है। और आपको एक दे रखा है बेंजीन, और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है बेंजीन। ठीक है,
तो देखिए अगर आपको इसके इक्विवेलेंट ये लेके आ रहा है, एक्चुअली आपको ये 3 चाहिए होंगे, तब ये इसके इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं कि ये इसके क्या है, ये इसके इक्विवेलेंट है ना। स्ट्रक्चर्स अब जाके इक्विवेलेंट होते हैं। तो देखिए वो आपसे ये पूछता है कि द रेजोनेंस एनर्जी विल बी, देखिए पहली बात आप ये समझिए कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड, इज द एनर्जी रिलीज्ड। ये रिलीज एनर्जी होती है, यानी कि प्रोसेस कैसा होता है, प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक का प्रोसेस होता है, सही बात है। और जो आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है, ये भी क्या होती है, ये भी आपकी एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है, ये भी आपकी एक्सोथर्मिक होती है। तो एक्चुअली आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहां पे ज्यादा है, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेंजीन की ज्यादा होती है, किससे, इथीन से। तो मैं यहां पे कह दूं इट हैज मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आपकी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है इन तीनों से। इसकी क्या है, इसकी लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है इन तीनों की मिला के। एक की तो ऑब्वियसली कम ही होगी, तीनों की मिला के। तो देखिए रेजोनेंस एनर्जी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस एनर्जी क्योंकि एनर्जी रिलीज्ड है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर मैं इन तीनों की लेता हूं, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 3x1। ये क्या होगा, ये मान लीजिए कुछ वैल्यू है -30 मान लेते हैं, कितना है ये वैल्यू, -30 है। और इसको मान लेते हैं कि देखिए ये कितना हो जाएगा, क्योंकि अब ये ज्यादा स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू मान लीजिए, क्योंकि इसकी ज्यादा है हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। तो हम किसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये आपकी x2 के बराबर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, x2 के बराबर होनी चाहिए। हेंस रेजोनेंस एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका बेटा 3x1 - x2 के बराबर, विल बी इक्वल्स टू 3x1 - x2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अरे बात समझ में आती है, कर लेंगे आप ऐसा सवाल भी। देखिए फिर से समझ जाइए कि आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि अगर आपसे रेजोनेंस एनर्जी पूछी गई, वैसे नीट पे नहीं पूछता है, बट जस्ट इन केस अगर आपसे रेजोनेंस एनर्जी पूछी गई, तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ बेंजीन, दैट इज इट। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, आप इक्विवेलेंट के टर्म्स में लेंगे, क्योंकि वहां पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे भी आप 6 कार्बन रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl by NaOH is this much, if the heat of neutralization of HCl by NaOH is this much, the energy of dissociation of HCl is। देखिए सबसे पहली बात, आपका HCl जो होता है ये एक वीक एसिड होता है, यानी कि आपको सबसे पहले इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि ये आयनाइज फॉर्म में आ सके। आप इसे कुछ Q अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, तब ये H+ और Cn- में टूटता है। फिर आप इसकी रिएक्शन किसी बेस से करवाते हो, और ये आपको क्या देता है, आपको ΔH न्यूट्रलाइजेशन देता है। क्या देता है, ये आपको ΔH न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू देता है, जो कि कितनी होती है, मतलब फिर ये आपको जो एनर्जी देता है न्यूट्रलाइजेशन की, वो कितनी होती है, -57.1। यानी कि -57.1 किसके बराबर है, मतलब आपका जो ΔH न्यूट्रलाइजेशन जो है यहाँ पे, वो किसके बराबर आता है, ये आता है कि आपकी -57.1 एनर्जी तो निकली निकली, प्लस आपने Q अमाउंट ऑफ हीट भी दी है। यानी कि ΔH न्यूट्रलाइजेशन जो है ये है -12.1 के बराबर, इट इज इक्वल्स टू -57.1 प्लस Q के बराबर। और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये यहाँ से यहाँ ये आ जाएगा 57.1 - 12.1, कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू 57.1 नहीं है, 55.9 है, तो आप इसको 55.9 लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो एक जनरल मैंने डेटा दे दिया, पर डेटा आपको गिवन है कितना, ये है 55.9 के बराबर। तो इट इज़ 55.9 एंड इट इज़ 55.9 - 12.1, आंसर अप्रॉक्सीमेटली प्लस 43.8 किलो जूल के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आती है, आसान क्वेश्चन था। कह रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल एट कांस्टेंट प्रेशर and at a temperature T Kelvin is found to be -Q, यानी कि हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि QP की वैल्यू, यानी कि ΔH ये आपसे बोल रहा है किसके बराबर, ये -Q के बराबर है। किसके बराबर है, ये -Q के बराबर है। हेंस हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल एट सेम टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि QV की वैल्यू, यानी कि ΔU की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है, ΔU ही आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। देखिए क्या है, आपके पास कंबशन ऑफ इथेनॉल है। देखिए यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखनी होगी इथेनॉल की, क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे C2H5OH, ये होता है आपका लिक्विड, प्लस आप लिखेंगे क्या, आपका आ जाएगा प्लस 2O2 गैस गिव्स 2CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड 3H2O। ये शायद 2 नहीं आएगा, लास्ट में 3 आएगा। कितने हैं ये, 4 6, हाँ ये आ जाएगा आपके पास 3, ये आ जाएगा आपके पास 3O2। ठीक बात है, बैलेंस रिएक्शन है। तो देखिए ΔNG की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ΔNG की वैल्यू यहाँ पे है 2 - 3, कितना
2 माइनस 3 के बराबर, इट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 दैट इज -1। कितना आता है ये? -1। तो मैं बोलूँगा देखिए डेल्टा यू की वैल्यू होती है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी माइनस क्यू माइनस ऑफ -1 इंटू आर टी के बराबर, यानी कि कितना आ जाएगा ये? माइनस क्यू प्लस आर टी के बराबर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू प्लस आर टी के बराबर। कौन सा ऑप्शन? हाँ, पहला ही ऑप्शन देखिए, माइनस क्यू प्लस आर टी के बराबर। क्या? माइनस क्यू प्लस आर टी के बराबर, बिल्कुल ठीक बात है। आइए नेक्स्ट, कहता है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस केप्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर इन वैक्यूम, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन। अरे वैक्यूम में है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज हाउ मच? 0। खत्म, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 0, फिनिश। आइए नेक्स्ट, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एंड वर्क आर सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। हीट और वर्क का मैग्नीट्यूड, हीट और वर्क का मैग्नीट्यूड, हीट और वर्क का मैग्नीट्यूड कहाँ पे सेम होता है? जब डेल्टा यू की वैल्यू 0 होती है। और वो कहाँ पे होती है? क्या वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में होती है? हाँ, मतलब क्यों नहीं, क्यों नहीं? यस, बिल्कुल आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल इसी में ही होती है। आइसोकोरिक में तो बेटा आपका W की वैल्यू 0 होती है, एडियाबैटिक में तो आपकी Q की वैल्यू 0 होती है, और आइसोबारिक है, अगर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है तो आप इसमें कुछ ना कुछ डेल्टा यू तो निकाल ही सकते हैं। ठीक बात है। तो चलिए, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन था। इसी के साथ आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा लग रहा है उसका आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था शॉर्ट वाला जो क्वेश्चन था, तो कमेंट करके बता दो। और मुझे ये भी बताइए कि आपके कितने आंसर 45 में से कितने आंसर सही हो रहे हैं।